Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are safe, sound, and healthy. So far, we have discussed in our previous lecture about introduction, that is, what is the difference between dynamics and kinematics. Basically, we have go through dynamics as well as force. What is force? What are the different types of forces? So, in today's lecture, we will discuss Newton's laws of motion. These are very famous laws. There are three laws of motion. In today's lecture, we will discuss only first law of motion. So, Newton laws was discovered by Sir Isaac Newton, 1642 to 1727. Work out three laws of motion. He published them in his book Philosophia Naturalis Principia Mathematica. ठीक है, ये जो इनकी बुक थी ये फ्रेंच लैंग्वेज में है. ठीक है, बाद में इसका इंग्लिश भी जो है ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुई, इंग्लिश में भी हुई. तो ये उनकी बुक थी, उन्होंने इसमें तीन लॉज को पब्लिश किया था. ठीक है ना, आपने मशहूर एक कहानी सुनी होगी न्यूटन की कि वो क्या कहते हैं, सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे आके सेब गिरा और उन्होंने तीन लॉज इस तरह जनरेट कर दिए. ठीक है ना, बड़ी फेमस कहानी है, हर जगह पे ये सुनाई जाती है, बताई जाती है. तो सर आइजैक न्यूटन ने जो सबसे पहला लॉ दिया था उसे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब वो फर्स्ट लॉ क्या है, आज उसकी तरफ देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. ठीक है, इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट फॉर एवर. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देखें दो पार्ट्स हैं, इस डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं. ठीक है ना, इस लॉ के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को गौर से देखना है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है. ठीक है बेटा, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर के बाद इसकी समझ आ जाएगी. दो पार्ट्स हैं, एक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट फॉर एवर. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो सारी ज़िंदगी रेस्ट में पड़ा रहेगा. एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सारी ज़िंदगी मोशन में ही रहेगा. अनलेस, कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक चेयर पड़ी हुई है या कॉलेज में एक चेयर पड़ी हुई है, तो मुझे बताएं कि चेयर किस में है, इन फॉर्म ऑफ रेस्ट, रेस्ट की फॉर्म में. कब तक रेस्ट की फॉर्म में रहेगी, जब तक कि कोई उसको क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, कोई फोर्स लगा के उठा के एक जगह से दूसरी जगह न लेके जाए. वो किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी. चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल उधर पड़ी रहे, एज इट इज़ पड़ी रहेगी. है कि नहीं ये बात, ठीक है ना. इसी तरह एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, इट विल रिमेन इन मोशन. न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, फॉर एग्जांपल आप एक बॉल फेंकते हो ज़मीन पे. ठीक है ना, एक बॉल फेंकते हो तो वो बॉल, न्यूटन ने कहा कि जब आप एक बॉल फेंकते हो तो वो बॉल सारी ज़िंदगी मोशन में ही रहेगी. लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. ठीक है ना, क्यों नहीं होता, उसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं उसकी तरफ भी आता हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको ये जनरल बात बता दूं जो न्यूटन ने कही थी, उसकी तरफ आते हैं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता, उसको हम देखेंगे. ठीक है, न्यूटन ने कहा कि एक बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट. ठीक है, आपके सामने है, बनी हुई भी है. एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट. ये देखें, इट विल रिमेन इन रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी रेस्ट में रहेगी. और एक बॉडी इन मोशन है, ये देख लें, इट विल रिमेन इन मोशन, ये मोशन में ही रहेगी, रुकेगी नहीं. अनलेस, कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. जब तक कि ये जो रेस्ट वाली बॉडी है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो इसको मूव करवाने के लिए, और ये जो मोशन वाली बॉडी है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो इसको रोकने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए. बात समझ आ गई. तो न्यूटन ने क्या कहा, देखें कंडीशन भी दे दी. पहले तो उसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगा सारी ज़िंदगी. कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट. जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती. अगर वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वो मोशन में ही रहेगा. अगर वो रेस्ट में है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती उसके ऊपर तो वो रेस्ट में ही रहेगा. बात समझ आ गई, ठीक हो गया बेटा. अच्छा, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लेना, आपकी किताबें, आपको जब से छुट्टियां हुई हैं, आपके वेकेशन हुई हैं कोविड की वजह से, तो आपने जहाँ पे बुक रखी है तो आज तक देखें वहीं पे बुक पड़ी हुई है, आपने उसको हाथ नहीं लगाया. ठीक है ना, हाँ ये बात है कि नहीं, आपने उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाया तो वो रेस्ट में ही है आज तक. अब जब आपके लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो अब जब आप उसको हाथ लगाएंगे, मूव करेंगे, तो अब वो रेस्ट किस में आ गई, आपकी बुक मोशन में आ गई. ठीक हो गया. तो देखें आप अपने ऊपर भी न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं. ठीक हो गया बेटा.
अच्छा, अब जो उसने जो बात की उस बात को रियल में हम अगर देखें तो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम फॉर एग्जांपल एक बॉल फेंकते हैं, या आप देखें कि क्रिकेट के अंदर बैट्समैन हिट करता है किसी बॉल को, तो बॉल देखें कुछ दूर बाउंड्री के पास जाके कुछ दूर जाके रुक जाती है बॉल। ऐसा होता है कि नहीं होता? या आप कोई बॉल फेंकते हैं तो थोड़ी देर के बाद जाके थोड़ी दूर जाके रुक जाती है वो। तो ये तो न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होता। न्यूटन ने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं कि नहीं है? हमारी ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, फ्रिक्शनल फोर्सेज मौजूद हैं जो उस ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो न्यूटन ने तो अपनी स्टेटमेंट में क्लियर कहा था कि आपने हर तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तब वो जाके वो मूवी करता रहेगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस हटा दें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दें, फ्रिक्शनल फोर्सेस हटा दें, एयर रेजिस्टेंस हटा दें, उसके बाद देखें आप किसी बॉडी को आप मूव करवाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी मूवी करती रहेगी। हालांकि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म कर लें, एयर रेजिस्टेंस ख़त्म कर लें, ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस ख़त्म कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वो बॉडी क्या करती रहेगी, वो मूवी करती रहेगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई? तो न्यूटन के लॉ के साथ ये एक शर्त भी है कि एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तभी वो सारी ज़िंदगी क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेस्ट वाली बॉडी भी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। इसी तरह और जो मोशन में बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो वो भी किस में चली जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी। बात समझ आ गई? दैट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली इनर्शिया क्या होता है, और उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, ये देखें बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो ये मोशन में ही रहेगी कब तक, अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक हो गया बेटा? अब ये एक बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है ना? आप देखें इसके ऊपर दो फोर्सेज हैं, एक अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, और एक क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, तो दो ही फोर्सेज पे एक्ट कर रही हैं और वो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं। इसी वजह से ये बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। ठीक है, वेट एक्वर्ड कर वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और वेट के ऑपोजिट, ठीक है ना, दूसरी फोर्स एक्ट करती है वो अपवर्ड एक्ट, नेट फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है, जिसकी दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। और ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। बात समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद इनर्शिया की बात की थी। अब इनर्शिया क्या है? बेसिकली इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है, टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी की टेंडेंसी, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब बेसिकली इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मास, जिस तरह हम मास की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनर्शिया बेसिकली मास ही है। ठीक है ना, जिस तरह मास की बात करते हैं, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। हम इनर्शिया की बात भी करते हैं, इनर्शिया और मास एक ही बात है, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इनर्शिया क्या करता है? बेसिकली इनर्शिया रेजिस्ट करते हैं अपनी स्टेट ऑफ, जो उसकी स्टेट है उसको चेंज करने में रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ क्या कहते हैं, रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो इनर्शिया रेजिस्ट करेगा, क्योंकि इनर्शिया को चेंज पसंद नहीं है। सिंपल सी बात बताऊं तो इनर्शिया को चेंज पसंद नहीं है। अगर वो मोशन में है तो आप उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। वो फोर्स क्यों अप्लाई करनी पड़ती है? क्योंकि इनर्शिया रेजिस्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, अगर एक चेयर पड़ी हुई है, आप उस चेयर को क्या करते हो, ड्रैग करने की कोशिश करते हो, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, अनलेस कि आप अनटिल जब तक कि आप बड़ी ज़्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाई ना करें। वजह क्या होती है? क्योंकि इनर्शिया होता है, ठीक है, इनर्शिया रेजिस्ट कर रहा होता है। अब उसके अंदर और भी फोर्सेज होती हैं, फ्रैक्शनल फोर्स भी होती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो इनर्शिया क्या करता है? रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया को चेंज पसंद नहीं है। तो क्या डेफिनेशन है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, बॉडी की टेंडेंसी, ठीक है, जो अपनी क्या कहते हैं, स्टेट को क्या करें, मेंटेन करें, आइदर इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल नेट फोर्स। तो ये बात अभी मैंने की कि वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि वो इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अभी मैंने ये बात की कि ऑब्जेक्ट अपनी क्या कहते हैं, स्टेट उस वक्त तक चेंज नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक हो गया? तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। अभी मैंने कहा इनर्शिया बेसिकली मास ही होता है, ठीक है, जितना मास ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखें, अच्छा एक और बात, अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनर्शिया।
तो लोगों को नहीं पता होता, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये भी मास के बराबर होता है, तो इनर्शिया का यूनिट भी क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। बोथ मास एंड इनर्शिया आर मेजर्ड इन सेम यूनिट। देखें ये बात लिखी हुई है कि मास और इनर्शिया दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका था इनर्शिया, ठीक है। हम कुछ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अब फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी देख लें, ठीक है। कहता है इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, उसके ऊपर जितनी फोर्सेज अप्लाई होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, ठीक है ना। नेट फोर्सेज क्या होती हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज विच अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, जितनी भी फोर्सेज उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं वो क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। इसी वजह से या तो वो कांस्टेंट क्या कहते हैं बॉडी की जो मोशन होती है, या वो क्या कहते हैं रेस्ट में होता है, या वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ नेट फोर्सेज नेट फोर्सेज के ऊपर क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, ठीक हो गया। नेट फोर्सेज का कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होती है बेसिकली वो ज़ीरो होती है, ठीक है। क्यों मैंने अभी आपको बताया कि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़ीरो होती है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी फोर्सेस के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, फ्रैक्शनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो सारी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। तो जब वो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देती हैं, तो नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अभी मैंने आपको प्रीवियस एक बॉल की एग्जांपल दी थी कि उस पर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही थी, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। वेट अप्लाई हो रहा था डाउनवर्ड और एक्सटर्नल फोर्स नेट फोर्स अप्लाई हो रही थी अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी, इसकी वजह से बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। तो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जो अप्लाई हो रही होती है वो ज़ीरो होती हैं, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, इसी तरह अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो अगर वो डायरेक्शन चेंज करें तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट मोशन मूव कर रही है तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी क्या करे, मोशन चेंज कर ले। अगर वो उसको आप उसकी डायरेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली, आप इनको याद रख लें, ठीक है। और आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए इनर्शिया होता क्या है, और इनके रूल्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है, इनर्शिया एक्सप्लेन मैनी कॉमन इवेंट्स। आपने ये बड़ी कॉमन एग्जांपल देखी होगी कि अक्सर कहा जाता है कि सीट बेल्ट लाजमी पहने जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, और अक्सर मोटरवे पे चालान भी हो जाता है सीट बेल्ट न पहनने की वजह से, तो वो कहते होते हैं सीट बेल्ट लाजमी बांधें, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, डैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से कहा जाता है। देखें, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांध रहे तो आप स्पीड से जा रहे हैं, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह होगी, ये देख लें, आपकी कंडीशन इस तरह होगी, आप आगे की तरफ फॉल करेंगे। और अक्सर बाज़ ज़ात ऐसा होता है कि आप फ्रंट का जो मैन उसका विंडो होती है गाड़ी की, उसके साथ आपका सर लगता है और हेड इंजरीज़ भी आ सकती हैं। बाज़ ज़ात आप बाहर निकल के बाहर जाके भी गिर सकते हैं, ठीक है, स्वेयर केसेस में। तो ये देखें, ये स्वेयर केसेस हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, अगर आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो आप जो है वो क्या कहते हैं, इनर्शिया के इफेक्ट से बचेंगे। अब होता क्या है बेसिकली, जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप जैसे ही गाड़ी मूव कर रही होती है तो आप गाड़ी के साथ किस में होते हैं, इन स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी एकदम से किस में आ जाती है, रेस्ट में। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, अब इनर्शिया तो रेजिस्ट करता है चेंज को, तो ड्यू टू इनर्शिया आप किस में रहते हैं, मोशन में ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ फॉल करते हैं, ठीक है ना। यही एग्जांपल आप देखें बसेस वगैरह में, या आप सफ़र कर रहे होते हैं, कोई टर्न वगैरह आता है, तो ड्यू टू इनर्शिया आप गाड़ी एक साइड पे मूव कर रही होती है, आप दूसरी साइड पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बड़ी कॉमन सी एग्जांपल्स हैं इनर्शिया की। अच्छा, ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल है, तो ये देखें सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से ये देखें अब कहाँ जाके ये गिरा है। तो देख लें सीट बेल्ट कितनी ज़रूरी है। तो जब आप गाड़ी चलाएं तो आपको सीट बेल्ट लाजिम बांधनी चाहिए, ठीक है ना। आप वो सीट बेल्ट बांधेंगे तो आपके इस तरह के वाक़यात से बचे रहेंगे, ठीक हो गया बचे। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह ये देखें, तो सीट बेल्ट कितनी ज़रूरी है देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, ये सारे इनर्शिया के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये भी एक इनर्शिया का इफेक्ट है। अब देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके पत्ते, तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, ठीक हो गया, अब नज़र आ रहा है।
दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये भी इनर्शिया का फैक्ट है कि वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे अप्लाई होते हैं क्योंकि उनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुई, ठीक है ना। ये फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हुई, ये जो बंदा ऊपर से आके गिरा है ये किसके ऊपर गिरा है, ये नेट के ऊपर गिरा है, ठीक है। और नेट को किस तरफ मूव किया इसने, डाउनवर्ड मूव किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ नेट नीचे की तरफ जा रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि जो ये पत्थर वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ये एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये देख लें, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, आप इसको घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं चलें वो भी बता देता हूँ, और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, आप क्या करें, एक ग्लास लें, उसके अंदर पानी डाल दें या पानी ना भी डालें कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखें, कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रख लें, ठीक है, कॉइन रख लें। आप क्या करें कि फिंगर टिप के साथ उस कार्डबोर्ड पे ऊपर फोर्स अप्लाई करें, जस्ट अप्लाई फोर्स ऑन दैट स्पेसिफिक कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे फोर्स अप्लाई करें, आपने कार्डबोर्ड को मूव करवाना है। आप देखेंगे कार्डबोर्ड तो मूव कर लेगा लेकिन जो कॉइन होगा वो अपनी जगह पे ही रहेगा। जब कॉइन के नीचे से कार्डबोर्ड निकल जाएगा तो कॉइन एज इट इज़ अपनी पोजीशन से ही नीचे सीधा फॉल करेगा। ये नहीं होगा कि आगे जाके गिरेगा, नहीं, जिस पोजीशन पे था कॉइन, ये देखें जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन में नीचे ग्लास में जाके गिरा है, उसी पोजीशन पे गिरा है, आगे पीछे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स किस पे अप्लाई हुई, फोर्स अप्लाई हुई कार्डबोर्ड पे, कॉइन पे फोर्स अप्लाई नहीं हुई। तो कॉइन ड्यू टू इनर्शिया अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉइन रेस्ट में था। तो कॉइन ड्यू टू इनर्शिया इसकी टेंडेंसी है कि ये किस में रहेगा, टेंडेंसी है कि ये रेस्ट में ही रहे, ठीक है। तो कॉइन रेस्ट में ही रहेगा जिसकी वजह से नीचे जब उसको नीचे सपोर्ट नहीं मिलेगी, सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी तो वो एज इट इज़ डाउनवर्ड फॉल करेगा, ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। इसी तरह अब आपने देखा होगा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है, व्हेन द स्ट्राइकर हिट्स द बॉटम मोस्ट पीस। जब कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे होते हैं तो आप देखें, आप इस तरह अगर एक कम्बिनेशन बना लें, ये कम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, तो आप स्ट्राइकर से बाज़ औक़ात होता है ना वो सबसे नीचे वाली जो आपके पास वो होती है, क्या कहते हैं, इसको पीस होता है, आप उसे हिट करना चाहते हैं। जब आप उसे हिट करते हैं सबसे नीचे वाले को, तो सबसे नीचे वाले पे फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया। ये ऊपर वाले किस में थे, रेस्ट में थे, तो ये इनकी टेंडेंसी है कि किस में रहेंगे, रेस्ट में ही रहेंगे, तो ये रेस्ट में ही रहते हैं। तो जब आप नीचे वाले पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो नीचे वाला मूव कर जाता है, और जब इनके नीचे इनके पास सपोर्ट नहीं रहती तो ये भी एज इट इज़ नीचे फॉल कर लेते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, नीचे उसकी क्या कहते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो जस्ट नीचे वाले पे आपने स्पेसिफिकली फोर्स अप्लाई की है। तो व्हेन द स्ट्राइकर हिट्स द बॉटम मोस्ट पीसेस इट applies force on it so it moves ahead but no force is applied on other pieces due to inertia। यही बात मैंने आपसे की, मैंने कहा कि जब आप स्ट्राइकर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे नीचे वाले पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाला मूव करेगा, ठीक है, जो सबसे नीचे है, बाकी जो ऊपर वाले हैं एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये फोर्स अप्लाई करेंगे ये मूव करेगा, ये जो सबसे नीचे वाला आपके पास पीस है, तो ऊपर वालों के पास अब नीचे क्या कहते हैं बेस पे सपोर्ट नहीं रहेगी, तो सबसे जो सेकंड मोस्ट पे होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा। इस तरह जो है वो इनर्शिया का इफेक्ट है कि ऊपर वाले रेस्ट में थे तो टेंडेंसी की वजह से वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है, आपने जिस पे फोर्स अप्लाई की वही मूव करेगा। बात समझ आ गई? तो बड़ी आसान सी एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ में आपकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बजाय नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ये देखें एक एग्जांपल ये भी आपके पास कि आप कभी किसी दरख्त को अगर इस तरह मूव करवाएं ना, ठीक है, जब आप किसी दरख्त को झाड़ते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मूव करवा रहे हों, फल वगैरह लगे हों, आप चाहते हैं यार फल नीचे आके गिरें, आप क्या करते हो, उस दरख्त को ज़ोर ज़ोर से मूव करवाते हो, शेक करते हो। जब आप शेक करते हो तो आप देखते हो कि उसके ऊपर से जो फल होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब बच्चे इसके अंदर भी क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया का फैक्ट है इसके अंदर भी, ठीक है। आज आपको पता चलेगा कि आप कितनी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो जहाँ पे इनर्शिया का फैक्ट यूज़ होता है। बेसिकली जो वो फल होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है, किसी स्टेम के साथ, फॉर एग्जांपल अटैच है, तो जैसे ही आप दरख्त को मूव करवाते हैं तो दरख्त तो मूव करता है, स्टेम भी मूव करती हैं, लेकिन वो जो उसके साथ अटैच होता है, जो फल उसके साथ अटैच होता है, फ्रूट, वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहता है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूसली जब आप मूव करते हैं दरख्त को, तो कॉन्टीन्यूसली मूव करने की वजह से फोर्स अप्लाई होती है स्टेम पे, और स्टेम के साथ जो वो फ्रूट होता है जो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होता है ड्यू टू इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, वो क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, और वो नीचे आगे गिर जाता है। तो ये फिनोमिना इनर्शिया का यूज़ होता है इधर भी, ठीक हो गया। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि कारपेट्स वगैरह घरों में, अगर आप उस कारपेट्स वगैरह को साफ़ करने के लिए अक्सर आपके वालिदैन क्या करते हैं, उसको जो वायर होती हैं उस पर लटका देते हैं और उसके ऊपर फिर वो क्या कहते हैं स्टिक से उसके ऊपर बीट कर रहे होते हैं उस कारपेट को। तो जब बीट करते हैं आपने देखा होगा कि कारपेट बैकवर्ड मूव करती है। जब कारपेट बैकवर्ड मूव करती है आपको नज़र आ रहा होता है 10 पार्टिकल निकल रहे होते हैं,
ठीक है। अब होता क्या है कि कारपेट तो बैकवर्ड मूव कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर से जो डस्ट पार्टिकल निकल रहे होते हैं वो किस में होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। तो या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होने की वजह से नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाते हैं उसी पोजीशन पे, या वो क्या होते हैं एयर की वजह से आगे फॉरवर्ड मूव करने लग जाते हैं। बात समझ आ गई। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं दे आर शोइंग इनर्शिया, इनर्शिया को शो करती हैं, ठीक है ना। हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसी वजह से हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल बताई इनर्शिया की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे फ़लाँ टॉपिक की समझ नहीं आई, तो आप अपना मैसेज जो है वो मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज भेज सकते हैं मुझे। अगर किसी टॉपिक में आपको मसला है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आई होगी, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।